नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। आज वंदे भारत पे हम आपको बताएंगे कि बिहार के कटिहार में कैसे लॉ एंड ऑर्डर संभालने पहुंची पुलिस ने गोलियां बरसा दी। 2 लोगों की मौत के बाद सियासत किस कदर गर्मा गई है और अधिकारियों के विरोधाभासी स्टेटमेंट किस तरीके से मामले को और ज्यादा सुलगा रहे हैं। वंदे भारत की दूसरी खबर में आज हम आपको बताएंगे गुजरात, जहां पर लेकर चलेंगे। आज पीएम मोदी ने बड़ी सौगातें दी। सौराष्ट्र में वाटर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया तो राजकोट में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। तीसरी बड़ी खबर, ज्ञानवापी में सर्वे होगा या नहीं, इस पर आज की बहस में कोर्ट रूम में कौन कौन सी दलीलें दी गई उसकी डिटेल्स आपको देंगे। और चौथी खबर वंदे भारत में ईडी को लेकर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये कहते हुए ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को एक्सटेंशन दे दिया कि यह फैसला राष्ट्रहित में है। और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे और वंदे भारत की जो पहली खबर है वो बिहार को लेकर है। बिहार में किस तरीके से कुशासन नजर आने लगा है। बिहार के कटिहार की खबर, बिजली की समस्या और बिल की परेशानी के लिए मांग उठाना भारी पड़ा। आरोप यह है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। इस मामले पर बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। बीजेपी नीतीश के सुशासन पर सवाल उठा रही है तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी नीतीश को नसीहत दे डाली। और इन सब के बीच अधिकारियों के विरोधाभासी स्टेटमेंट सरकार पर सवालों को पुख्ता करते हैं। बिहार के कटिहार जिले में पुलिस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार के ऊर्जा मंत्री ने अजीबोगरीब बयान देकर मुश्किल और बढ़ा दी है। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि लोग बदमाशी करेंगे तो पुलिस क्या करेगी, लाठी और गोली ही तो चलाएगी। क्या लग रहा है सर, गोली चलाना बेहतर? अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। क्या लग रहा है सर, गोली चलाना बेहतर? अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। असल में कटिहार जिले में बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। एक तो बिजली सप्लाई की हालत खस्ता है, ऊपर से बेहिसाब बिजली का बिल आ रहा है। कई लोगों को 1 लाख रुपए से ज्यादा तक का बिजली का बिल आया, जिसकी वजह से लोग प्रदर्शन करने पर उतर आए। लेकिन सरकार ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेने की बजाय पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चला दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। दिनांक 26 जुलाई अर्थात कल लगभग 12:30 बजे कटिहार जिला के बारसोई थाना अंतर्गत बिजली विभाग के कार्यालय पर घटित घटना में वर्तमान में स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण तथा नियंत्रण में। आज जो हमारे पास में सूचना आई है उसके आधार पर मैं पुनः आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है, नियंत्रण में है और एहतियातन जो कार्रवाई करनी थी उसके बारे में आपको बता दिया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन, संयुक्त प्रतिवेदन आता है डीएम और एसपी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। कटिहार मामले पर सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सुशासन बाबू, आपके राज में क्या हो रहा है? बिजली मांगने वालों पर गोली चलाई जा रही है। आप बिहार में कौन सा राज चला रहे हैं? आपकी सरकार बिजली देती नहीं और जब जनता प्रोटेस्ट करती है तो गोली मारते हैं, लोग मारे जाते हैं। ये क्या हो रहा है सुशासन बाबू आपके बिहार में? ये बहुत पीड़ादायक है। ये कौन सा राज है आपका, कौन सा राज है? ये जो बार बार आप कहते हैं कि हम सुशासन लाएंगे, तो ये कौन सा सुशासन है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो मारे गए उनको मुआवजा मिलना चाहिए और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा आग्रह है। कटिहार के बारसोई में हुए गोलीकांड को लेकर बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल ने भी बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए।
कल शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे जनप्रतिनिधि बिजली के लेकर के, और जिस लोगों की मृत्यु हुई है बिजली में घटना में, वो लोग काफ़ी निर्दोष लोग थे। उस भीड़ से कोई मतलब नहीं था उनको। ये सोनू शाह अपने भाई को लाने के लिए गया था, जो बिजली ऑफिस में काम करते हैं। वहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ गोली चल रही, तुम आके बाबू हमको ले जाओ। ये मोटरसाइकिल से गया उसको लाने के लिए, इसके माथे में पुलिस ने गोली मार दी। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी गए थे, जहाँ पोस्टमार्टम हुआ वहाँ भी गए थे। गोली माथे में लगी थी। डॉक्टर से पूछने में डॉक्टर ने बताया कि गोली पीछे सर में अटकी हुई है इसकी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब जाहिर हो जाएगा। अनुमंडल अधिकारी जो बोल रहे हैं वो एकदम काफ़ी झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों की लापरवाही के चलते घटना घटी। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए। मृतक परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में जंगल राज 2 का आगाज है। नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार के लगाम में नहीं है पुलिस और प्रशासन। जो मर्जी में आते हैं वैसे उस ढंग से करते हैं। उधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सरकार पर बिजली के नाम पर लोगों के साथ धोखे का आरोप लगाया। उन्होंने मारे गए लोगों के लिए मुआवजा और घटना की न्यायिक जांच की मांग की। पूरे बिहार में इस समय 3 से 4 घंटे भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि बिजली की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त बिजली बाजार में उपलब्ध है। अगर बिहार सरकार खरीद कर देना चाहे तो दे सकती है। और उसी का गुस्सा था जब हम लोग थे सरकार में तो 18 घंटे 20 घंटे बिजली थी, अब कटौती करके 4 घंटा कर दिया। तो जनता आक्रोश में इकट्ठी हो गई और पुलिस ने फायरिंग कर दिया। 2 लोग मारे गए। तो जो 2 लोग मारे गए एकदम निर्दोष लोग हैं और इसलिए उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस पूरी पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार सरकार से सवाल पूछे। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा, तुम हुए दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि घटना की जांच होगी और कार्रवाई होगी, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक मौत हुई है, उसकी पूरी तहकीकात होगी और एक संदेश जाएगा, चाहे जो भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने की जो भी कोशिश करेंगे ना, उस पर नो कॉम्प्रोमाइज है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी का भी मानना है, मुख्यमंत्री जी का भी मानना है। तो नित्यानंद राय जी, मुझे बेहद खुशी हुई आप बिहार पे बोले, आपको पूरी आजादी है, भाई गृह राज्य मंत्री हैं। ये तो रही बात राजनीति की, लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के बयान ये दिखा रहे हैं कि सरकार इस मामले में जितना बता रही है उससे ज्यादा छिपाने की कोशिश कर रही है। असल में इस मामले में एसडीएम राजेश्वरी पांडे का स्टेटमेंट उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है। पहले एसडीएम ने कहा था कि कोई गोली नहीं चली है, लेकिन दोबारा कैमरे पर यह कह रहे हैं कि गोलियां भीड़ की तरफ से चलाई गई थी। आपने कहा दिया गोली नहीं चली, गोली क्या नहीं चली थी? आपने कहा भीड़ की गोली थी ना, पुलिस की गोली की बात की जा रही थी ना। पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी, भीड़ में से गोली चली। लेकिन कटिहार एसपी ने साफ कहा कि पुलिस ने गोली चलाई है। एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि भीड़ हिंसक हो गई थी, पत्थरबाजी करने लगी थी और पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। जो घटनाक्रम है, कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, परंतु अचानक से जो है स्पॉन्टेनियस मॉब जो है वो वायलेंट हो गया और काफ़ी मात्रा में जो है पत्थरबाजी करने लगे लोग। और ये जो देख रहे हैं आप, बाउंड्री के बाहर थे, सब बाउंड्री के अंदर भी आने लगे। एसडीओ एसडीपीओ जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पे आए। उन लोगों को भी जो है ये रूम में जो है एक तरह से बंधक की तरफ बनाया गया। तो आत्मरक्षात्मक में जो है कुछ प्रशासन के द्वारा जो है फायरिंग की गई है। पूरे मामले की हम लोग जाँच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब करीब हर गांव में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी बिजली के बिल से संबंधित समस्या है। लोगों के बिल हजारों में ही नहीं बल्कि लाखों में भी आ रहे हैं। एक बार बिजली का बिल आ गया तो लोग अदालतों का चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि वे अपनी समस्या लेकर कहां जाएं? उन तमाम लोगों पर जो यहाँ पर बिजली की आंख मिचौली की वजह से, बिजली के अतिरिक्त बिल की वजह से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि नीचे कितने पत्थर और ये ईंट पत्थर रोड़े वगैरह गिरे हुए हैं, क्योंकि लोग काफ़ी आक्रामक थे, काफ़ी गुस्से में थे। चप्पलें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चप्पलें पड़ी हुई हैं। करीब 29 पंचायत के जनप्रतिनिधि और मुखिया इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे और पहले उन लोगों ने इस बात की जानकारी भी बिजली विभाग को दी थी कि वो
बिजली की आंख मिचौली और अतिरिक्त बिल की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से लगातार परेशान है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां जो कि पार्किंग में खड़ी थी उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। ये बिजली विभाग का वो दफ्तर है, इसकी टूटी हुई खिड़की के शीशे आपको दिख रहे होंगे इस विजुअल्स में। और साथ ही ये गेट देखिए कि किस तरीके से यहाँ पूरी भीड़ ने इसको निशाना बनाया है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, कटिहार, बारसोई। प्रधानमंत्री मोदी 2024 के चुनाव के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। राजस्थान में विरोधियों पर प्रहार और मरुधरा को सौगात देने के बाद पीएम मोदी गुजरात पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के राजकोट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सौगात भी दी है। सौराष्ट्र को सोनी वाटर प्रोजेक्ट सौंपा है। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल गुजरात दौरे पर हैं और उनकी विजिट के मायने क्या हैं, कौन कौन सी सौगातें वो और देने वाले हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को कई बड़ी सौगातें दी हैं। राजकोट में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो सौराष्ट्र में सोनी नर्मदा इरिगेशन यानी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना के प्रोजेक्ट को समर्पित किया। सोनी पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट की कल्पना की थी और आज उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया। गुजरात से बेहतर, सौराष्ट्र से बेहतर ये कौन जानता है कि पानी की कमी का मतलब क्या होता है। सौनी योजना से पहले क्या स्थिति थी और सौनी योजना के बाद क्या बदलाव आया है, यह हमें सौराष्ट्र में दिखता है। सौराष्ट्र में दर्जनों बांध, हजारों चेक डैम्स आज पानी के स्रोत बन चुके हैं। हर घर जल योजना के तहत गुजरात के करोड़ों परिवारों उनको आज नल से जल मिलने लगा है। साथियों, यही सुशासन का मॉडल है जो देश में बीते 9 वर्षों में एक के बाद एक कदम उठा करके जन सामान्य की सेवा करके उसकी आवश्यकताओं को पूरी करके हमने इस मॉडल को सिद्ध किया है। सोनी योजना से गुजरात के एक बड़े हिस्से में जल संकट मिटेगा। लिंक 3 के पैकेज 8 और 9 से सौराष्ट्र को पानी मिलेगा। इससे 95 गांव की 52,398 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। 98,000 लोगों को पीने के लिए नर्मदा का पानी मिलेगा। प्रोजेक्ट पर 265 करोड़ रुपए का खर्च आया है। लिंक 3 के पैकेज 9 में 129 करोड़ रुपए का खर्च आया है। आजीवन फोफल 1 बांध तक 36.5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे 38 गांवों की 10,018 एकड़ से ज्यादा जमीन की सिंचाई हो सकेगी। 23,000 से ज्यादा लोगों को पीने के लिए नर्मदा का पानी मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात को पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी सौंपा। राजकोट से लगभग 30 किलोमीटर दूर NH27 के पास स्थित हीरासर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण 1,405 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गुजरात सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के बीच हुए एक MOU के तहत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही ये कहते रहे हैं कि वे चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से चले। ऐसे में इस एयरपोर्ट के उद्घाटन से वे खासे उत्साहित नजर आए। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट हुआ करते थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर के डबल से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। हवाई सेवा के विस्तार ने भारत के एयरलाइन सेक्टर को दुनिया में नई ऊंचाई दी है। आज भारत की कंपनियां लाखों करोड़ रुपए के नए विमान खरीद रही है। कहीं पर एक साइकिल नहीं आ जाए, एक गाड़ी नहीं आ जाए, स्कूटर नया आ जाए तो चर्चा होती है। आज हिंदुस्तान में 1,000 नए विमानों का ऑर्डर बुक है और संभावना है आने वाले दिनों में 2,000 विमान के ऑर्डर की।
राजकोट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है। यहाँ हवाई कनेक्टिविटी से इकोनॉमी को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे करेगी या नहीं, इस पर अब 3 अगस्त को फैसला होने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने पुरजोर अपनी दलीलें रखी तो हिंदू पक्ष ने कोर्ट को यह बताया कि सर्वे की आखिर जरूरत क्यों है। इसके अलावा एएसआई से लेकर सरकार तक सभी ने अपना अपना पक्ष कोर्ट में सामने रखा। कोर्ट रूम में क्या हुआ यह भी आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। सीजे प्रीतिंकर दिवाकर ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली, यानी ये तय हो गया कि 3 अगस्त को फैसला आने तक सर्वे पर रोक लगी रहेगी। वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी और जो कमीशन किसी भी स्टेज पे जारी हो सकता है, इसके लिए केस लॉज भी रिलाई किए। हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। इस दौरान कोर्ट रूम में किसने क्या कहा, इस पर नजर डालते हैं तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील एसएफए नकवी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बदलाव नहीं हो सकता। 2021 में दायर वाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है। ये वाद खारिज किए जाने के योग्य है। एएसआई जांच की मांग साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मंदिर शिखर को गुंबद से और ज्योतिर्लिंग को नए निर्माण से ढका गया है। 16 मई 2022 को एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया। कई तथ्य सामने आए। पिलर पर स्वास्तिक है, हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले हैं, एएसआई के पास इंस्ट्रूमेंट है, विशेषज्ञ इंजीनियर हैं जिससे जांच हो सकती है। कोर्ट में वाद दाखिल करता राखी सिंह व अन्य के वकील भी पेश हुए। वकील प्रभाष त्रिपाठी ने ज्ञानवापी में मिले साक्ष्यों की बात कही तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ एएसआई सर्वे पर बहस हो रही है। कोर्ट रूम में वादकर्ता के वकील भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफ हैं जिससे साफ है कि मंदिर है। हाईकोर्ट ने श्रृंगार गौरी, हनुमान और गणेश की पूजा को विधिक अधिकार बताया है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी बहस अलग लाइन में है। हम यहाँ एविडेंस तय नहीं कर रहे हैं, इस बात पर सुनवाई कर रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए या नहीं और सर्वे क्यों जरूरी है। इस पर वाद दायरकर्ता के वकील प्रभाष त्रिपाठी ने कहा कि वाद तय करने को सर्वे जरूरी है। इस बीच इंतजामिया कमेटी के वकील और एएसआई अधिकारियों ने भी अपनी अपनी बात रखी। कोर्ट में अंजुमन कमेटी की तरफ से कहा गया कि एएसआई अधिकारी कुदाल फावड़ा लेकर मौके पर गए। आशंका है कि इसका इस्तेमाल होगा। हलफनामे में फोटो लगा है। फावड़ा आदि की जरूरत नहीं थी। बाहरी लोगों ने वाद दायर किया है। वाराणसी में कुल 19 वाद दायर है। इस पर एएसआई और सरकार ने जवाब दिया। एएसआई अधिकारी ने कहा कि हम खुदाई नहीं करने जा रहे। महाधिवक्ता अजय मिश्र ने कहा सरकार की केवल कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। हम आदेश का पालन कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट है, वो देख रहा है। हम कानून लागू कर रहे हैं। सुरक्षा में पीएसी तैनात है। मंदिर सीआईएसएफ की सुरक्षा में है। सभी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी को 3 अगस्त का इंतजार है। इंतजार इस बात का है कि क्या कोर्ट मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वे का आदेश देगा या फिर मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर मोहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राष्ट्रहित में हम ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा रहे हैं। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दे दी। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल का एक्सटेंशन रोक दिया था, आखिर आज उसे क्यों बढ़ा दिया गया, ये आपको बताते हैं। ईडी डायरेक्टर के एक्सटेंशन के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला
राष्ट्रहित में लिया जा रहा है। ईडी डायरेक्टर पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 सितंबर तक संजय मिश्रा ईडी डायरेक्टर बने रहेंगे। अब संजय मिश्रा को कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ एसके मिश्रा को क्यों दी गई। इससे ऐसा संदेश जाता है कि ईडी के बाकी अफसर अक्षम हैं। इससे बाकी अफसर हताश भी हो सकते हैं। उधर केंद्र सरकार ने जो दलील दी है उसके मुताबिक एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे FATF रिव्यू की दलील दी गई थी। FATF अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग रोकने के लिए बनाई गई है। इसमें भारत समेत दूसरे 200 देश शामिल हैं। रिव्यू के बाद ये संस्था रेटिंग जारी करती है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि फिलहाल FATF का पीयर रिव्यू चल रहा है। इसके लिए FATF की कमेटी 3 नवंबर को भारत आएगी।